पंडित जी, आजकल देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों की कुंडली लेके पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि जन्म का समय दे देते हैं, स्थान देते हैं और तारीख दे देते हैं, और पंडित जी अपने हिसाब से उसकी कुंडली बनाने लगते हैं। लेकिन उसमें जब भाष्य करते हैं, कभी कभी भाष्य ही गलत कभी कभी हो जाता है। तो आप तर्क संगत और न्याय संगत और ज्योतिष का वैदिक जो नियम है उस अनुसार जन्म का समय कौन सा निर्धारित होता है जिससे कि ये भाष्य करने में सत्यता आ जाए। आज आपने बहुत ही सारवान प्रश्न पूछा है ज्योतिष पर, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मुझे लगभग 8 वर्ष का समय लगा कि जन्म का सही समय क्या है। इस पर शास्त्रों का अध्ययन करने में बहुत सी जगहों पे बहुत से मतांतर मिलते हैं। सबसे पहले तो आप यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति जिसको जन्म का समय मानकर चल रहा है, वह जन्म का समय है या नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उस व्यक्ति के शरीर में कुंडली के ग्रहों के लक्षण उन स्थानों पर प्रकट हो रहे हैं जहां पर वह ग्रह कुंडली में बैठा है या नहीं। इससे ही सत्यता जांची जा सकती है। और जन्म के सही समय के निर्धारण की जब बात आती है तो इसमें शास्त्रों में बहुत मतभेद है। शुरुआती दौर में कुछ शास्त्राचार्यों ने जो लेखन किया, उन्होंने ये कहा कि जब वीर्य का डिंब से मिलन हो, रज से मिलन हो, वह जन्म का समय है। फिर आगे मतांतर हुआ, जो दूसरे शास्त्राचार्य आए, उन्होंने कहा नहीं, मिलन मात्र पर्याप्त नहीं है। जब उसमें फॉर्मेशन, जब संतान का फॉर्मेशन, उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया उस डिंब के अंदर आरंभ होती है, तो ये जन्म का सही समय समझा जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही स्थितियों पर समय की गणना नहीं की जा सकती। डिंब का मिलन और डिंब का फॉर्मेशन, ये दोनों ही समय पर कोई भी घड़ी से आप इसका सही समय का अंदाज नहीं लगा सकते। आगे ऋषियों ने इस पर और शोध किया तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि एक पिंड का मां के गर्भ में बनना ये व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, ये जन्म का समय नहीं माना जा सकता। फिर कहा जब जीव का उस पिंड के अंदर प्रवेश हो जाए तो वो जन्म का समय है। मतलब जब मां को पहली बार अपने शरीर के अंदर पनप रहे पिंड में हरकत महसूस हो, ये जन्म का सही समय है। कुछ शास्त्रों ने इसको स्वीकृति भी दी, लेकिन आगे लोगों ने इसको भी नाकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, मां के गर्भ के अंदर पलता हुआ शिशु मां का ही अंश है, इसलिए उसको तब तक, जब तक वह मां के शरीर से अलग होने का प्रयास प्रारंभ नहीं करता, तब तक जन्म का समय नहीं माना जा सकता। अर्थात जब मां को पहली बार प्रसव वेदना महसूस हो, प्रसव पीड़ा महसूस हो, तो इसे जन्म का सही समय माना जाना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा मां के शरीर से बाहर आने के लिए मां से अलग होने का प्रोसेस शुरू कर रहा है, इसलिए उसको जन्म का सही समय माना जाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन इसकी भी कोई एक्यूरेसी इसलिए नहीं बन पाई कि बहुत सी माओं को 3 बार, 4 बार, 5 बार तक प्रसव पीड़ा होती है, तो उसका भी सही एक्यूरेट समय नहीं निकाला जा सका। फिर ऋषियों ने इस पर आगे चिंतन किया। उन्होंने कहा कि जब मां के शरीर से बच्चे को बाहर आते पहली बार देखा गया, मतलब बाहर के वायुमंडल के स्पर्श में वह बच्चा पहली बार आया, इसको जन्म का सही समय माना जाना चाहिए। कुछ ऋषियों ने इसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है। जब संतान पूरी तरह से मां के शरीर से बाहर आ जाए तो इसे जन्म का सही समय माना जाना चाहिए। लेकिन मतांतर में कुछ ऋषियों ने अपना ही मत दिया कि बच्चे
क्योंकि माँ से नाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जन्म का सही समय नहीं माना जाना चाहिए। मतलब तात्पर्य ये हुआ कि अल्टीमेट जो कंक्लूड किया गया शास्त्रों में वो ये किया गया कि बच्चे के नाल को काटने का जो समय है वही जन्म का सही समय है। मैंने इस पर काफी रिसर्च किया, जैसा मैंने बताया कि 8 वर्ष तक मैंने इस पर शोध कार्य किया और लगभग इसमें 40,000 अलग अलग कुंडलियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया हमारी टीम के द्वारा। इसमें 10-12 लोग और भी थे साथ में। तो उसमें जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये आया कि जन्म का सही समय यह भी नहीं है जिस समय बच्चे का नाल काटा जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, फिर जन्म का सही समय क्या है? तो हमारी सनातन ज्ञानपीठ ने जो इस पर शोध कार्य किया और उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकला कि बच्चा जब पहली बार रोता है तो वह खेचरी मुद्रा से अपने को सामान्य अवस्था में लाता है। तो वह जो पहली रोने की आवाज है उस बच्चे की, वह जन्म का सही समय है। होता क्या है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वो जिह्वा से नासिका के छिद्रों को अंदर से बंद किए रहता है। वो इसलिए बंद किया रहता है प्राकृतिक रूप से, जिससे कि मां के गर्भ का पानी उसके फेफड़ों में न भर जाए। वो उसको बंद किया रहता है जिससे कि मां के गर्भ का पानी उसके फेफड़े में ना भर जाए। उसको प्राकृतिक रूप से उसको बंद किया रहता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब वह रोता है तो सबसे पहले वह जिह्वा से जो नासिका के छिद्र को बंद किए रहता है उसको वह वहां से हटाता है। खेचरी मुद्रा से वह सामान्य मुद्रा में आता है और जब सामान्य अवस्था में आता है तो पहली बार जिह्वा से जो नासिका के छिद्रों को अंदर से बंद किए रहता है उसको वो छोड़ता है और गहरी सांस लेता है। जब वो गहरी सांस लेता है तो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा वो अपने अंदर इनहेल करता है, लेता है सांस के माध्यम से। उस समय वातावरण के अंदर जो ग्रहों की ऊर्जाएं तैरती रहती हैं उनको भी वह उस सांस के साथ अपने अंदर ले लेता है और वह ग्रहों की ऊर्जाएं दिमाग के अंदर विभिन्न ऑर्गन्स को जाकर के, विभिन्न इंद्रियों को जाकर के दिमाग के अंदर किसी को एक्टिव करती है, किसी को ओवर एक्टिव करती हैं, किसी को अंडर एक्टिव करती हैं, जिसके कारण दिमाग के अंदर से जो 84 लाख तरह के रसायन रिलीज होते हैं जो पूरे जीवन भर हमें प्रभावित करते हैं, उनमें से कुछ रसायन ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ कम मात्रा में होते हैं। तो उन रसायनों का हमारे जीवन पर क्या परिणाम पड़ रहा है, उस परिणाम को हम जन्म कुंडली के माध्यम से देखते हैं। मतलब जन्म के लग्न चार्ट के अंदर जो ग्रह जिस स्थान पर बैठा है, वह बच्चा जिस समय रोने के लिए पहली बार सांस लेता है तो उस एंगल से उस ग्रह की ऊर्जा उसके शरीर के अंदर जाकर उसके ब्रेन के अंदर किस तरह के रसायन को कितनी मात्रा में रिलीज कर रहा है, इससे हम किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और भविष्य जान लेते हैं। जैसे मंगल अगर तीव्र है तो हम ये मान लेते हैं कि उसके अंदर ऊर्जा का संचार ज्यादा तेज है, वह व्यक्ति आक्रामक होगा। चंद्रमा यदि किसी का तीव्र है तो हम ये मान लेते हैं कि वह व्यक्ति आत्म केंद्रित होगा, आत्मचिंतनशील होगा। बृहस्पति है तो हम ये मानते हैं कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। शनि तीव्र हो गया है तो मानते हैं व्यक्ति वैरागी हो जाएगा, वैराग्य ले लेगा। या राहु केतु है तो ये मानते हैं कि ये दुष्ट होगा और दूसरों को दुष्टता के लिए प्रेरित भी करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। मतलब ये है कि जन्म के सही समय का निर्धारण बच्चे के रोने की जो पहली आवाज है उससे ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में जितनी भी विधान बताए गए हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं, व्यवहारिक रूप में वैसा कुंडलियों के विश्लेषण में नहीं पाया गया। इसलिए अब देखिए, आप कह सकते हैं कि
सभी बच्चे एक ही तरह रोते हैं, ऐसा नहीं है। विशेष लग्न का बच्चा विशेष काल अवधि के अंतराल पर रोता है। जैसे मकर लग्न का बच्चा है वो देर से रोएगा, कर्क लग्न का बच्चा है वो तुरंत जल्दी रो देगा, कन्या लग्न का बच्चा है वो धीमे से रोएगा, सिंह लग्न का बच्चा वो तेजी से रोएगा। तो इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव के कारण अलग अलग लग्न अनुसार बच्चे के अंदर अलग अलग तरह के रसायन का रिलीज होते हैं, रसायन का संप्रेषण होता है। इस वजह से जन्म का सही समय वह समय है जब बच्चा पहली बार रोता है, उसको ही जन्म का सही समय माना जाना चाहिए, ऐसा सनातन ज्ञानपीठ ने रिसर्च किया।